अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम स्टडी करने लगे हैं गैल्वानोमीटर, इट्स कंस्ट्रक्शन, इट्स यूजेस। गैल्वानोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं। इसका काम होता है एक्सट्रीमली स्मॉल करंट को ये मेजर करता है। अगर करंट की लिमिट से ज़्यादा हो तो फिर वो उसको मेजर नहीं कर सकता, जस्ट वो उसको डिटेक्ट करता है। अगर हमें करंट ज़्यादा मेजर करना हो तो फिर हम गैल्वानोमीटर की रेंज को बढ़ा देते हैं। जब हम गैल्वानोमीटर की रेंज को बढ़ाते हैं, दैट डिवाइस इज़ कॉल्ड एमीटर। तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं गैल्वानोमीटर के बारे में। गैल्वानोमीटर एक डिवाइस है विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट आर यूज्ड टू measure वेरी स्मॉल करंट, एक्सट्रीमली स्मॉल करंट को मेजर करते हैं। अगर हम उसकी कंस्ट्रक्शन में देखें, ये हमारे पास एक कॉइल है। इस कॉइल को हम इस वायर के साथ, एक वायर ये ऊपर है, एक वायर हमारे पास ये नीचे है, इन दो वायर्स के दरमियान में हम इस कॉइल को सस्पेंड करते हैं। कॉइल को इस मैग्नेट के दरमियान में, ये एक नॉर्थ और साउथ पोल है, ये हमारे पास एक यू शेप्ड मैग्नेट है। यू शेप्ड मैग्नेट के दरमियान में कॉइल को सस्पेंड करते हैं। जो ही उस कॉइल में से हम करंट गुजरवाते हैं, करंट गुजरवाने के लिए हम दो वायर्स यूज़ करते हैं। एक हमारे पास ये वायर और ये वायर, ये उसको सस्पेंड करने के लिए भी यूज़ होती है, ये एज अ करंट लीड भी यूज़ होती है। और यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा है, इस स्प्रिंग की वजह से ये कॉइल को रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोवाइड करती हैं। जब करंट ख़त्म हो जाता है तो कॉइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ले आती हैं, रिस्टोर भी करवाती हैं। तो ये तीनों काम यही दो सस्पेंडेड वायर्स, ये वाली वायर्स कर रही। अब जो ही हम इस कॉइल में से करंट गुजरवाते हैं, करंट कैरिंग कॉइल जब भी मैग्नेट के दरमियान में रखते हैं तो उसके ऊपर हमेशा टार्क लगता है। टार्क की वजह से वो कॉइल रोटेट करती है। जब कॉइल रोटेट करेगी, इसके साथ ये जुड़ा पॉइंटर, ये पॉइंटर भी रोटेट करेगा। पॉइंटर यहाँ से उठ के वो किसी और जगह पे पहुँचेगा। जब पॉइंटर जिस जगह पे पहुँचेगा, वहाँ पे हम उसकी रीडिंग को इस स्केल के ऊपर नोट कर लेते हैं। तो यूँ हमारे पास क्या होता है, हम उससे देख लेते हैं कि अगर इतना करंट आया है तो इसका मतलब है उसमें इतना टार्क पैदा हुआ है, कॉइल ने इतने एंगल के लिए रोटेट किया है। हम कॉइल के एंगल ऑफ रोटेशन को करंट के ऊपर कैलिब्रेट कर देते हैं कि अगर एंगल ऑफ रोटेशन इतना होगा, इसका मतलब है करंट इतना है। और इस तरीके से हम करंट को क्या करते हैं, मालूम करते हैं। अब जो ही इसमें हम टार्क, उसमें करंट फ्लो करवाते हैं, कॉइल से करंट गुजरेगा, उसमें टार्क पैदा होगा। इस टार्क को बोल देते हैं, ये हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टार्क है, डिफ्लेक्टिंग कपल है। और जो डिफ्लेक्टिंग टार्क है वो किसके बराबर है, NIAB कॉज ऑफ अल्फ़ा। अब इस केस में अल्फ़ा को अगर हम देखें, अल्फ़ा हर वक्त हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। जैसे यहाँ पे देखें, हमने इसी चीज़ को, इसी कॉइल को यहाँ पे शो कर दिया। कॉइल के दरमियान में यूँ एक रॉड होता है, कोई सॉलिड सिलेंडर है। सॉलिड सिलेंडर के गिर्द ये कॉइल है जो चारों साइड पे रोटेट करती है, कॉइल के बाहर बाहर, उसके रॉड के बाहर बाहर। अब यहाँ पे देखें, हमने लगा दिया हार्स शू मैग्नेट, ऐसा मैग्नेट है ये हार्स शू मैग्नेट है यूँ करके। इसका फ़ायदा यह है कि एक तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को कंसंट्रेट करते हैं, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग करते हैं। दूसरा, हर वक्त अगर कॉइल फ़र्ज़ करें यहाँ पे होगी, कॉइल किसी लम्हे यहाँ पे चली जाती है तो देखें मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही होगा। तो हर वक्त इसका ये फ़ायदा होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमेशा प्लेन ऑफ कॉइल के वो पैरेलल होता है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन ऑफ कॉइल के पैरेलल होगा। उसकी वजह से ये अल्फ़ा ज़ीरो तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क किसके बराबर आ जाएगा, NIB। ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है जो उस कॉइल के पॉइंटर को यहाँ से उठा के यूँ ऐसे उसको रोटेट करवाता है। जब कॉइल रोटेट करेगी, पॉइंटर भी ऐसे स्क्रीन के ऊपर ऐसे रोटेट करेगा। अब जो ही रोटेट करेगा, ये जो स्प्रिंग है ये टाइट हो जाएगा। पहले स्प्रिंग नॉर्मल हालत में पड़ा है, जो ही स्प्रिंग यूँ करके ट्विस्ट लेगा,
वो अपने आप को अनट्विस्ट करने की कोशिश करेगा, उसको कहते हैं कि वो उस कॉइल को रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा। और हुक्स लॉ के मुताबिक जो रिस्टोरिंग टार्क है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जैसे हुक्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं कि फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। एंगुलर मोशन में हम क्या लिख देते हैं, द रिस्टोरिंग टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। जितने एंगल के लिए वो पॉइंटर ये कॉइल घूमेगी उतना उसके अंदर रिस्टोरिंग टार्क ज़्यादा पैदा होगा। और रिस्टोरिंग टार्क क्या करता है, वो चाहता है कि कॉइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। इस प्रोपोर्शनैलिटी की जगह हम उस वायर का कांस्टेंट लिखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टॉर्जनल कपल। सी को बोल देते हैं ये हमारे पास टॉर्जनल कपल है, एंड टॉर्जनल कपल इज इक्वल टू टार्क फॉर द यूनिट ट्विस्ट। अगर ट्विस्ट यूनिट होगा, इसकी जगह 1 होगा, देन दैट इज इक्वल टू टॉर्क। टार्क फॉर द यूनिट ट्विस्ट दैट इज कॉल्ड टॉर्जनल कपल। अब कॉइल कहाँ पे जाकर रुकेगी, कॉइल उस पॉइंट पे जाकर रुकेगी जहाँ पे टॉर्जनल कपल, एक ये फोर्स है जो उसको रोटेट करवा रही है, ये पॉइंटर है, एक ये फोर्स है, ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है जो उसको आगे लेके जा रहा है, ये रिस्टोरिंग टार्क है जो उसको ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके आता है। कॉइल वहाँ पे जाकर रुक जाएगी जहाँ पे दोनों टार्क एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल होंगे। वहाँ पे उसका पॉइंटर रुकेगा, जितना टार्क आगे लग रहा है, जितना टार्क पीछे लग रहा है, वो दोनों वहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि जो हमारे पास रिस्टोरिंग टार्क है वो हमेशा बैक साइड पे लगेगा। तो हम कहते हैं कि pointer will be stationary if restoring torque is equal to deflecting torque। अगर ये दोनों टार्क, एक ये रिस्टोरिंग टार्क है सी थीटा और ये डिफ्लेक्टिंग टार्क है, ये उसको रोटेट करवा रहा है, ये दोनों इक्वल होंगे तो वो पॉइंटर वहाँ पे रुक जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं करंट किसके इक्वल है, करंट इज इक्वल टू सी ओवर एन ए बी इंटू क्या आ जाएगा ये थीटा। अब ये हमारे पास इसका एक फाइनल रिजल्ट है। अब इसमें देखें जो करंट है, करंट हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है, बिकॉज सी वायर का कांस्टेंट, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जो इस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो हमने खुद लगा रखी हैं, ये कांस्टेंट, एरिया ऑफ द कॉइल कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। अगर ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं तो फिर करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। जितना वो पॉइंटर बड़े एंगल के लिए रोटेट करेगा, इसका मतलब है करंट की मिकदार वो बढ़ती जाएगी। इसी तरीके से हम देखते हैं पॉइंटर की यूँ ये डिफ्लेक्शन ऐसे रोटेट कर रहा है, पॉइंटर जहाँ जहाँ पहुँचता है हम उसको कैलिब्रेट कर देते हैं कि अगर इतना थीटा है इसका मतलब इतना करंट है, इतना थीटा है इतना करंट है। एक दफ़ा जब इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसको कैलिब्रेट कर देते हैं, उसके बाद उस इंस्ट्रूमेंट को मार्केट में भेज देते हैं फॉर सेल। फिर जो भी आदमी चलाएगा वो देखेगा अगर उसका पॉइंटर यहाँ पे आ रहा है, उसके ऊपर लिखा होगा, इसका मतलब है इतना करंट है। एक्चुअली हम किसको करते हैं, हम उस थीटा को कैलिब्रेट करते हैं, थीटा को कैलिब्रेट करके बताते हैं कि अगर उस पॉइंटर का कॉइल का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इतना होगा, इसका मतलब है करंट हमारे पास इतना है। अब थीटा को मालूम करने के लिए ये हमारे पास 2 मेथड्स हैं। एक हमारे पास ये लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट है, इसको बोल देते हैं हमारे पास लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट। एक हमारे पास ये एंगल है और दूसरा हमारे पास वो पाइवटेड टाइप गैल्वानोमीटर है। पाइवटेड टाइप वो दूसरी वो डायग्राम है। लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट में देखें, जो ही इस कॉइल से करंट गुजरता है यहाँ पे हम लैंप रख देते हैं, ये लैंप से लाइट आती है, ये लाइट इस लैंप से जाके मिरर पे पड़ती है, जो मिरर ये यहाँ पे वायर के ऊपर लगा हुआ था।
मिरर जो है वो यहाँ से लाइट को रिफ्लेक्ट करके इस स्केल पे फेंकता है। हम स्केल को मिरर से कितने डिस्टेंस के ऊपर रखते हैं, हमारे पास जो डिस्टेंस है उसका r इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं। अब देखते हैं कि जो ही उसमें कॉइल में से करंट गुजरेगा, कॉइल का करंट गुजरने से मिरर पहले यूं पड़ा है, वो यूं थोड़ा रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा, जो लाइट उससे टकरा के स्केल पे पड़ रही थी, वो लाइट स्केल के ऊपर पहले यहाँ पे पड़ रही थी, अब वो यहाँ पे पड़ेगी। स्केल के ऊपर लाइट सपोज पहले यहाँ पे थी, मिरर के रोटेट करने से वो लाइट यहाँ पे आ जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हम देख लेते हैं, ये इसका क्या है, s। उस मिरर ने कितने एंगल के लिए रोटेट किया है, मिरर ने इतने एंगल के लिए, ये उसका एंगल ऑफ रोटेशन है, इतने एंगल के लिए मिरर ने रोटेट किया। तो हम आसानी से देख सकते हैं कि मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में s इज इक्वल टू आर थीटा पढ़ते हैं, तो थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, s डिवाइडेड बाई r। r हमने 1 मीटर पे रखा है, मिरर और स्केल का दरमियानी फासला 1 मीटर है, इसको 1 मीटर करेंगे, देन थीटा इज इक्वल टू s। तो हम देखते हैं स्केल के ऊपर जितने उसमें नंबर्स देखते हैं, स्केल पे नंबरिंग की गई है, हम नंबर नोट कर लेते हैं कि लाइट जो है पहले यहाँ पे पड़ रही थी, अब यहाँ पे पड़ी है। हम उस s को नोट करके बता सकते हैं कि कॉइल का एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना है। हम थीटा को यहाँ पे पुट करके हम उसके करंट को मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेथड है लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट में, दूसरा मेथड है, पहला लैंप एंड स्केल अरेंजमेंट था, दूसरा ये वाला है जो हमारी लेबोरेटरी में पड़ा होता है, पाइवेटेड टाइप गैल्वानोमीटर है। पाइवेटेड टाइप गैल्वानोमीटर में देखें, अब ये हमारे पास उसके ज्यूवेल्ड स्प्रिंग्स हैं, ज्यूवेल्ड, ये ज्यूवेल्ड बेरिंग्स हैं, स्प्रिंग हैं, एक ये पड़ा है और एक ये पड़ा है। जैसे यहाँ पे हमने ट्विस्ट पैदा किया था इसके अंदर वायर में, ये ट्विस्ट उसको अनट्विस्ट करवाने की कोशिश कर रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता था। यहाँ पे ये कॉइल है, हमने इस मैग्नेट के दरमियान लगा दी, ये स्केल है जिसके ऊपर हम उसकी रीडिंग को नोट करते हैं। ये एल्यूमिनियम का बना हुआ पॉइंटर है, पॉइंटर एल्यूमिनियम का इसलिए बनाते हैं, एल्यूमिनियम इंतहाई हल्की लाइट सा मेटल है, हल्की धात है। उससे ये होगा कि जो ही करंट की वजह से वो पॉइंटर, वो जो थ्रेड है वो पूरी कॉइल यूँ घूमेगी, रोटेट करेगी, उसके साथ एल्यूमिनियम का पॉइंटर भी ऐसे रोटेट करेगा। अगर एल्यूमिनियम का पॉइंटर हम ना बनाए, किसी हैवी मेटल का बनाए, तो जब वो कॉइल रोटेट करने लगेगी वो पॉइंटर उसको घूमने नहीं देगा, रोटेट नहीं करने देगा। इसलिए हम कहते हैं कि पॉइंटर ऐसे मटेरियल का हो जिसका इनर्शिया वेरी स्मॉल हो, वो आसानी से रोटेट कर सके। अब जो ही ये हमारे पास करंट लीड भी है, ये रिस्टोरिंग फोर्स भी प्रोवाइड करती है। जो ही करंट यहाँ से गुजरता है इस कॉइल में से, कॉइल रोटेट करती है, ये पॉइंटर भी यहाँ स्केल के ऊपर इस पर रोटेट करता है। हम पॉइंटर की रोटेशन को डायरेक्टली रीड कर लेते हैं। जितनी गाड़ियाँ आप यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल में देखें उसका स्पीडोमीटर है, उसमें तमाम कारों में देखें जो उसके मीटर लगे होते हैं, वो भी इसी करंट के, इसी प्रिंसिपल के तहत मूव कर रहे होते हैं। हम वो देखते हैं मीटर यहाँ पे पहुँचा है, उसकी रीडिंग को नोट कर लेते हैं। ये भी ऐसा है कि पॉइंटर जहाँ पे पहुँचेगा हम डायरेक्टली पॉइंटर की पोजीशन को नोट करके बता देंगे इतना करंट। तो ये थीटा मालूम करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं। अगर मैं यहाँ से देखूँ, हमारे पास जो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर है, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कह देते हैं हमारे पास करंट, ये हमारे पास आ जाता है थीटा डिवाइडेड बाई करंट, कि कितनी डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट देता है। अगर वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा हम कहेंगे गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव गैल्वानोमीटर ऐसा होता है कि जो सेम करंट के ऊपर ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा वो गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। सेम करंट पे जो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा हम कहेंगे वो गैल्वानोमीटर ज़्यादा सेंसिटिव होगा। सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए देखें, मैंने थीटा ओवर आई लिखा है, तो यहाँ पे सेंसिटिविटी के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा ओवर आई दैट इज़ इक्वल टू
NAB डिवाइडेड भी क्या आ जाएगा हमारे पास C। ये सेंसिटिविटी को हम कह रहे हैं। अगर हम उसकी सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करते हैं तो हम इस फैक्टर को छोटा कर लें, या जो इसका रेसिप्रोकल हमने वो लिखा है उसको बड़ा कर दें। देखें ये C/NAB को जितना छोटा कर देंगे उतना ये थीटा इंक्रीज़ कर देंगे। सेम करंट के लिए अगर हम इस रकम को छोटा करते हैं तो थीटा इंक्रीज़ करेगा। अगर सेम करंट पे वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन देगा, हम कहेंगे वो गलवानोमीटर जो है वो हमारे पास मोर सेंसिटिव है, उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। तो हमने क्या करना है, हमने θ/I ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट उसको हमने इंक्रीज़ करना है। सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए पहला पॉइंट है कि मैं क्या करता हूँ, मैं C को डिक्रीज़ कर देता हूँ। हम C को डिक्रीज़ इसलिए नहीं करते, अगर हम C को डिक्रीज़ करेंगे हमें ये वाली वायर है, हम इस वायर की जिस वायर से कॉइल को सस्पेंड करते हैं, हम इस कॉइल की लेंथ को बढ़ा दें और इसके डायमीटर को कम कर दें, बारीक कर दें। हम जितना उसके डायमीटर को कम करेंगे वो वायर बारीक हो जाएगी, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, हम इस कॉइल को सस्पेंड नहीं कर सकेंगे, चांसेस होंगे कि कहीं वो वायर टूट ना जाए। इसलिए हम ये भी नहीं करते कि हम C को डिक्रीज़ करके उसकी सेंसिटिविटी को नहीं बढ़ाते। दूसरा पॉइंट है हम N को इंक्रीज़ कर देते हैं, हम ये भी नहीं करते। जितनी नंबर ऑफ़ टर्न्स को इंक्रीज़ कर देंगे उतनी कॉइल वो हैवी हो जाएगी, हम इससे भी अवॉइड करते हैं। तीसरा पॉइंट है हम एरिया को इंक्रीज़ कर दें, हम जितना एरिया को इंक्रीज़ कर दें उतना कॉइल का साइज़ बढ़ेगा। यूँ कॉइल का साइज़ बढ़ेगा, जब कॉइल का साइज़ बढ़ेगा गलवानोमीटर का साइज़ बढ़ जाएगा, हम ये चीज़ भी नहीं करते। और इसमें लास्ट और फाइनल पॉइंट है फोर्थ, ये हमारे पास हम B को इंक्रीज़ कर दें। तो बेस्ट पॉसिबल आंसर हमारे पास यही है कि हम B को इंक्रीज़ कर देते हैं। B को इंक्रीज़ कर देने से गलवानोमीटर की हम सेंसिटिविटी को बढ़ा सकते हैं। हम ये भी नहीं करते, इससे भी अवॉइड करते हैं, इससे भी अवॉइड करते हैं, इससे भी अवॉइड करते हैं। हम B को इंक्रीज़ करके गलवानोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ द सेंसिटिविटी ऑफ अ गलवानोमीटर कैन बी इंक्रीज्ड। लास्ट में मैं कुछ आपको लिख देता हूँ। जो कुछ गलवानोमीटर होते हैं वो स्टेबल होते हैं। स्टेबल गलवानोमीटर ऐसे होते हैं कि उसकी नीडल अपनी जगह से उठती है, यूँ ज़ीरो से उठेगी, यहाँ पे जाके वो बिल्कुल रुक जाएगी, उसको बोलते हैं वो स्टेबल होते हैं। लेकिन वो सेंसिटिव नहीं होते। हल्का सा करंट थोड़ा सा बढ़ जाए उसकी नीडल आगे नहीं जाती, हल्का सा करंट कम हो जाए नीडल उसके पीछे नहीं जाती। जो स्टेबल गलवानोमीटर होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं। और अगर मैं एक सेंसिटिव गलवानोमीटर ले लूँ, सेंसिटिव गलवानोमीटर कैसा होगा, जिसकी नीडल यहाँ से उठेगी, यहाँ पे जब पहुँचेगी वो रुकेगी नहीं, वो ऐसे रोटेट करती रहेगी, ऐसे हिलेगी। हल्के से करंट की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, सेंसिटिव ज़्यादा होता है, हसास ज़्यादा है, वो करंट को ज़्यादा डिटेक्ट तो करता है, फिर उसकी नीडल स्टेबल नहीं होती। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो गलवानोमीटर सेंसिटिव होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, और जो गलवानोमीटर स्टेबल होते हैं वो लेस सेंसिटिव होते हैं। तो यहाँ पे जाके हमारा लेक्चर एंड होता है। तो आज के लेक्चर में हमने एक थोड़ा लेंथी लेक्चर भी था। आज के लेक्चर में हमने गलवानोमीटर के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में स्टडी किया। हमने देखा है कि हम थीटा के ऊपर उसको कैसे कैलिब्रेट करते हैं। हम थीटा को मालूम करने के लिए हमने दो उसके मेथड्स को डिस्कस किए, और हमने ये डिस्कस किया है कि हम गलवानोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप इस लेक्चर को पढ़ें। लेक्चर को पढ़ने के लिए हमेशा टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हैं। हो सके तो आप किसी दूसरी रेफरेंस बुक्स को आप सपोर्ट के तौर पे ले सकते हैं, लेकिन हमेशा अपनी जो स्टडी है वो आप हमेशा टेक्स्ट बुक से किया करें। आप इसको देखें, इसको डिटेल में पढ़ें। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो हम आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे, आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। थैंक यू सो मच।